नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक, जिसमें हम लोग देखेंगे इतिहास। यानी इतिहास के फर्स्ट चैप्टर होगा क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो ये क्लास 6 के इतिहास का फर्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम लोग देखेंगे यानी अतीत के बारे में जानने की प्रयास करेंगे। यानी कैसे अतीत के बारे में, यानी वो लोग जो बहुत पहले क्या करते थे, कैसे कपड़ा पहनते थे, कौन से घर में रहते थे या कहाँ रहते थे, क्या खाते थे, ये सभी जानने की प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्त, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अतीत क्या होता है? अतीत जो होता है वो लाखों वर्षों पहले यानी हजारों लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था वो जानने की प्रयास होता है। कल क्या हुआ, साल भर पहले क्या हुआ, वो तो आप एक दूसरे आदमी से मिल के जान सकते हैं। पर लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले क्या हुआ था वो कैसे जानेंगे? तो इसके लिए अतीत यानी हिस्ट्री की बुक पढ़ना पड़ता है। तो चलिए हम लोग छठे क्लास की इस बुक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो दोस्तों, अतीत के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़ा पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम अखेटकों यानी अखेटको मतलब क्या होता है, शिकारी, शिकार करना, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, तो पुरोहितों मतलब पूजा पाठ करने वाला होता है, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिक के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेलते थे, कौन कौन सी कहानी सुना करते थे और कौन कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। इसका भी पता हमें अतीत से ही पता चलता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे जैसे लोग कहाँ रहते थे। तो यह मानचित्र 1 में यानी कि इसमें जो है, यानी हम लोग मैप पे चल के आगे जो मैप है वो देखने वाले हैं। तो मैप पे हम लोग देखेंगे, वहाँ पे जो इसमें बताएगा उसे हम ढूंढेंगे। तो यहाँ पे मानचित्र 1 है, ठीक, और पृष्ठ 2। तो यहाँ पे देखिए, मानचित्र 1 और पृष्ठ 2 में खोजना है नर्मदा नदी का पता लगा, यानी नर्मदा नदी का पता लगाना है। तो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट हमें मिला कि दोस्तों, कई लाख वर्ष पहले लोग किस नदी के तट पर रहते थे? तो ये नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। जहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे, जो आसपास के जंगलों को विशाल संपदा से परिचित थे। यानी कि वहाँ पे जो रह रहे थे उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत बड़े जंगल था उसके पूरी परिचित थे और वहीं से खाना वगैरह जो संग्रह करते थे। तो यहाँ आगे चलते हैं। जैसे अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवर का आखेट, आखेट मतलब ऊपर ही बताया कि शिकार होता है, तो ये शिकार भी करते थे और उसी को खाना करते थे, यानी खाया करते थे। अब जो नेक्स्ट दिया गया है बताता है कि अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ी का पता लगाओ। ठीक, तो अब इस क्षेत्र में क्या है वो हम लोग मैप पे चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ पता लगाएंगे। पहले इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। तो इस क्षेत्र में ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व, यानी ध्यान रखिएगा 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसल को उपजाया था। तो कब? 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुष ने गेहूं और जौ जैसी फसल को उपजाया था। कहाँ पे? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ी के क्षेत्र में। और उन्होंने वहीं पे भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशु को पालतू बनाया था। वहीं पे किरथर पहाड़ी और सुलेमान पहाड़ी के क्षेत्र में ये लोग गांव में रहते थे। दोस्तों, कहाँ रहते थे ये लोग? जो थे वो गांव में रहते थे। अब यहाँ से चेंज हो गया, जैसे उत्तर पूर्व में, अब ये तो था उत्तर पश्चिम,
अब यहाँ उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत के, ये उत्तर पूर्व में हमको गारो का पता लगाना है और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाना है। ठीक है, तो अब मैप पे चलेंगे तो फिर देखेंगे यहाँ पे इसके बारे में जो दिया है, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। तो कहाँ पे, तो उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी। तो ये तो यहाँ पे जो कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। दोस्तों सुलेमान और किरथर पहाड़ी में क्या हुआ था, उस क्षेत्र में जौ और गेहूं की फसल की गई थी सबसे पहले। और ये मध्य भारत में, जैसे मध्य भारत में विंध्य पर्वत है, पहाड़ी है, और गारो पहाड़ी, यहाँ पे चावल की खेती की गई थी सबसे पहले। तो ये विंध्य उत्तर में स्थित है। ये जो जहाँ चावल उपजाया गया था वो विंध्य पहाड़ी जो है, यानी विंध्य पहाड़ी मध्य भारत में, उसके उत्तर में स्थित है। तो अब चलिए हम लोग मानचित्र पे चलते हैं। तो ये रहा मानचित्र हमारा, और यहाँ पे सबसे पहले हमको खोजना है नर्मदा नदी। तो दोस्तों नर्मदा नदी ये रहा, और नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है। दोस्तों नदी की बात करें तो नदी का एक मैं स्पेशल वीडियो, यानी भारत के जो भी इसमें आपको नदी दिखाई दे रहा है उन सभी का मैं एक अलग से वीडियो बना के अपलोड किया हुआ हूँ। यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप नदी की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, ये तो रहा हमारा नर्मदा नदी। अब वहाँ पे पूछा था कि उत्तर पश्चिम में, यानी उत्तर पश्चिम में हमें किरथर और सुलेमान पहाड़ी का पता लगाना था। तो किरथर पहाड़ी तो ये रहा और सुलेमान पहाड़ी ये रहा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे गेहूं और जौ की फसल को सबसे पहले उगाई गई थी किरथर पहाड़ी और सुलेमान पहाड़ी में। उसके बाद हमें क्या पता लगाना था, उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम में तो ये रहा किरथर और सुलेमान पहाड़ी, और उत्तर पूर्व में हमको क्या, तो गारो पहाड़ी। तो गारो पहाड़ी यहाँ रहा उत्तर पूर्व में। मैप समझ रहे हैं ना, ये पूरब हुआ, ये पश्चिम हुआ, उत्तर हुआ, और ये दक्षिण, नीचे वाला दक्षिण होता है। तो ये जो है ये उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी यहाँ रहा, और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी यहाँ रहा। ये रहा विंध्य पहाड़ी। यहाँ पे क्या हुआ था, तो यहाँ पे दोस्तों चावल उगाया गया था। विंध्य पहाड़ी में कहा चावल उगाया गया था सबसे पहले, यानी चावल की खेती की गई थी। तो यहाँ, और विंध्य पहाड़ी के कहाँ पे, तो विंध्य पहाड़ी के उत्तर में, यानी ऊपर में, यहाँ पे कोई स्थान है जहाँ पे चावल उगाया गया था। तो ये रहा मैप जो ऊपर बताया गया था ढूंढने के लिए, वो हमने बिल्कुल अच्छी तरह से ढूंढ लिए है। अब चलिए आगे जो क्या कहता है वो हम लोग देखते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे जैसे दिया गया है, मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों को पता लगाना है। तो प्रयास करो सिंधु तथा सहायक नदी का पता लगाने के लिए। तो दोस्तों सिंधु नदी, मैंने बताया ना कि भारत की सभी नदियों को मैंने अलग से वीडियो मैप जिसे आपको इसमें दिखाया गया है उसी प्रकार से मैंने बनाया है। मैं थंबनेल यहाँ पे आपको लगा दूंगा, देख सकते हैं भारत की नदियाँ का, वो मैप के द्वारा मैंने बताया है। तो देखना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है, उसके बाद हम लोग पता लगाएंगे सिंधु नदी और उसके सहायक नदियाँ मानचित्र पे। तो इसकी सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं, यानी कि सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो बड़े नदी से मिल जाती है। यानी कोई नदी जो है ये बहुत बड़ा नदी है और इससे निकल के, कोई नदी है कहीं से निकलता है और उसमें मिल जाता है, तो इसकी सहायक नदियाँ ये हो गया। तो सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, जो बड़ी नदी में मिल जाता है उसे सहायक नदियाँ कहते हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदी के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले थे। तो यानी किसे, तो ये सहायक नदियाँ है, यहीं पे 4700 वर्ष पहले कुछ सहायक नगर यहाँ पे बसे थे। गंगा इसकी सहायक नदी के किनारे, तो गंगा जो है इसकी सहायक नदी के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास, यानी गंगा और इसकी, गंगा की सहायक नदी जो है इसके इलाकों में 25 वर्ष पहले नगर का विकास हुआ, परंतु यहाँ पे सिंधु और उसकी सहायक नदी के किनारे 4700 वर्ष पहले
नगर का विकास हुआ। तो ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अब चलते हैं, जैसे पता लगाते हैं, गंगा का भी पता लगाएंगे और सिंधु नदी का। तो सिंधु नदी दोस्तों ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो ये रहा सिंधु नदी, ऐसे ऐसे आके अपना मानसरोवर झील से निकलती है चीन में, तिब्बत से। उसके बाद इसकी सहायक नदियाँ झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलुज है और ब्यास है। तो ये रहा इसकी सहायक नदियाँ। अब गंगा की पता लगाना है। तो गंगा ये रहा जो कि हिमालय से निकलती है। तो गंगा ये रहा और ये इधर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो अब चलिए गंगा के बारे में जो ये तो रहा, उसके बाद आगे क्या पता लगाने के लिए बोला रहा है। तो यहाँ पे देखिए गंगा तथा इसकी सहायक नदी। तो गंगा की सहायक नदी कौन है? सोन नदी का पता लगा। तो चलिए गंगा और सोन नदी, तो गंगा का तो मैंने बता दिया और वहीं पे सोन नदी निकलती है जो कि सोन नदी ये रहा। तो गंगा और सोन नदी का भी पता लगा लिए। इजी तरह से आपको बिल्कुल सही तरह से समझ में आएगा अगर आप वीडियो को देखते हैं तो चलिए अब हम लोग यहाँ से देखते हैं गंगा के बारे में। तो गंगा के दक्षिण में, ठीक है, गंगा के दक्षिण में इन नदियों का आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में, तो गंगा के जो नदी है उसके आसपास के क्षेत्र प्राचीन काल में मगध कहलाता था, जो कि वर्तमान बिहार में है, नाम से जाना जाता है, यानी बिहार नाम से जाना जाता है। और इसके शासक यानी मगध के शासक जो थे वो बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। यानी जो आप देख रहे हैं कि मगध की शक्तिशाली राजा थे, यानी शासक जो था वो बहुत शक्तिशाली था। उन्हें एक विशाल राज्य की स्थापित किया और देश में ऐसे कई राज्य भी स्थापित किए गए थे। तो ये रहा। इसके बाद जो हमें बताया जा रहा है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा किए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि ये तो हो गई स्थापना के बाद, राज्य स्थापना किया गया और यहाँ पे अब दिया जा रहा है कि अब उपमहाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने की यात्रा की बात किया जा रहा है। तो ये कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। यानी कि लोग जो है उपमहाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाना चाहते थे, यानी दूसरे जगह जाना चाहते थे किसी कारणवश, यानी नौकरी के लिए या फिर सैनिक जाना चाहता था, लड़ाई करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो उसे जोखिम भरी यात्रा होती थी। तो कैसे होती थी? तो पर्वत के कारण, यानी ऊंचे पर्वत है तो उसे कैसे पार किया जाए, पहाड़ियों है तो उसे कैसे पार किया जाए, रेगिस्तान है, नदियां है, समुद्र है, तो इसी सब कारण से जोखिम भरा रास्ता होता था। फिर भी ये यात्रा कर लेते थे। जोखिम तो होता था, बाकी असंभव नहीं होता था, जिसके कारण वो यात्रा कर लेते थे, असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। यानी कभी कभी वो काम के तलाश में जाते थे या फिर कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण दूसरे स्थान पे जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। मैंने बताया कि सेना जो थी वो विजय प्राप्त करने के लिए दूसरे स्थान पे जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। तो व्यापारी भी जाते थे। अब यहाँ है धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। गुरु लोग भी जाते थे, या धार्मिक गुरु जो थे वो शिक्षा देने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों के खोजने की चाह में उत्सुकतावश की यात्रा किया और वे उन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे से विचार की जानने के अवसर मिला।
यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जो कि नए नए जगह की तलाश में घूमा करते थे और लोगों को विचार जानने की प्रयास करते थे और लोगों के विचार जानने नए नए विचार की तलाश करते थे और इसे मिलने की अवसर भी मिलता था। जैसे हम कहीं गए, वहाँ पे भाषा कुछ चेंज है, यानी उनकी आइडिया विचार चेंज है, तो हम जानेंगे, तो वो हमें जानने की, अगर वहाँ गए तो हमने अवसर मिला, तो वही बात बता रहा है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो इसके बारे में अब बताया जा रहा है कि आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। तो एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। अब देखेंगे पहाड़ी, पर्वत और समुद्र इन महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। यानी जो बड़े बड़े नगर हैं, बड़े बड़े मानचित्र पर यहाँ नगर है, उन सभी की सीमा जो है, उन सभी यानी महाद्वीप है, उन सभी की सीमा का निर्माण जो है दोस्तों, वो बड़े बड़े पहाड़ी, पर्वत और समुद्र से बनती है। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सकते थे। वे पर्वत की ऊंचाई को छू सके और गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं पे बस गए। लोग के इन आगमन से हमारी संस्कृति परंपराओं को अशुद्ध यानी समुद्र मिली, असमृद्ध किया गया। कई सौ वर्ष से लोग पत्थर के तराशने, कई सौ वर्ष यानी कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचार को अपनाते थे। अब हम लोग यहाँ देखेंगे देश के नाम, यानी देश का नाम कैसे पड़ा। किसी भी देश, जैसे अपना ही देश भारत का नाम कैसे पड़ा, तो वो हम लोग अब देखेंगे। तो अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। जैसे अपना देश है भारत, या फिर उसे इंडिया भी कहते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडिया या फिर भारत ही कहते हैं। तो इंडिया शब्द इंडस से निकला है। इंडिया जो है वह इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडिया जो है वह इंडस से निकला है और इंडस को हम लोग संस्कृत में सिंधु कहते हैं। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। अपने एटलस में ईरान और ईरान का पता लगाना है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश की इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग एक समूह के लिए किया जाता था। यानी भारत में जो थे, भारत का प्रयोग जो था नाम, वह उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग के लिए किया जाता था। और इंडिया जो था वह उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरान, ईरानी, सिंधु, हिंदोस अथवा इंदोस के इन नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा जाता था। और उत्तर भारत नाम जो था वह उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग के लिए कहा जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक, जो कि लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। यानी बाद में प्रयोग जो है देश का यानी भारत का प्रयोग होने लगा। अब यहाँ अतीत के बारे में हमें जानना है। तो अतीत के बारे में कैसे जानें, इसके बारे में दिया गया कि अतीत के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो कैसे जानेंगे। तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक को पढ़कर या फिर ढूंढना। ये पुस्तक हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहते हैं। यानी अतीत में जो पुस्तक लिखी गई थी वह हाथ से लिखी गई थी। हाथ से लिखी गई उसके कारण उसे पांडुलिपि कही जाती थी। अब अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द, जो कि मेनु जिसका अर्थ होता है हाथ,
यानी हाथ से निकला है। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीकों से तैयार किए गए भोजपत्र पर लिखी मिलती है। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि क्या कहा गया है। आशा करता हूँ कि दोस्तों वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये रहा, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि क्या है, उसके बाद इसमें देखेंगे। तो ये रही, इसमें देखते हैं कि इतने वर्षों में इनमें कई पांडुलिपि को कीड़ों ने खा लिया। यानी पांडुलिपि जो था इतने वर्ष यानी आज तक कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दिए गए। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपि आज भी उपलब्ध है। प्रायः ये पांडुलिपि मंदिर और बिहार में प्राप्त होती है। तो अभी जो पांडुलिपि बची हुई है, यानी बहुत सारे पांडुलिपि था जो कि कीड़ों ने खा लिया और बचा वो नष्ट हो गया, और उनसे जो बचा वो अभी मंदिर और बिहारों में अभी प्राप्त होती, यानी बिहारों और मंदिर में रखी हुई है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। यानी पांडुलिपि जो अभी बचा हुआ है उसमें क्या होता है, तो मान्यताओं एवं व्यवहार, धार्मिक का मान्यता यानी धर्म से रिलेटेड, उसके बाद राजाओं के जीवन का, उसके बाद औषधि तथा विज्ञान की आदि सभी चीज़ की जानकारी हमें इस विषय की चर्चा करने से मिलती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी है। इनमें कई सांस्कृतिक यानी इनमें से कई को संस्कृत में लिखे गए हैं। जो कि महाकाव्य है उनमें से कई को संस्कृत में भी लिखे मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृतिक और तमिल में है। तो बहुत सारे जैसे महाकाव्य जो है वह कविताएं, नाटक भी है। ये जो आप देख सकते हैं कि पांडुलिपियाँ जो है उसमें महाकाव्य भी लिखा हुआ है, कविताएं भी और नाटक भी। इनमें से कई पुस्तक यानी कई पांडुलिपियाँ ऐसा है जो संस्कृत में लिखे गए हैं, और कई ऐसा है जो कि प्राकृत भाषा और तमिल में भी लिखी गई है। यहाँ पे अब दिया गया कि प्राकृत भाषा, तो प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। यानी प्राकृत भाषा जो है उसका प्रयोग आम लोग करते थे। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभिलेख। तो हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं, यानी हम जो है वो अभिलेखों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख जो कि पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिले हैं, यानी मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोगों ने अपने आदेश को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिले हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुष ने भी अपने कार्य या फिर विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। तो यानी राजा और उनके अलावा भी ऐसे पुस्तक मिले हैं जिसमें राजा के अलावा भी कुछ स्त्री पुरुष अपने कार्य को विवरण में उत्कीर्ण करवाए हैं। जैसे उदाहरण भी दिया गया है। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का उल्लेख भी विजय हुआ उनका भी लेखा जोखा किया करते थे। अब यहाँ पे जो है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे। यानी पत्थर पर जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पत्थर पर जो लेख लिखा गया है उसका क्या लाभ हो सकता है, ऐसा करने से क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी, उसके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो इनके अतिरिक्त अन्य कई वस्तु अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति
पुरातत्ववादित कहलाते थे। यानी जो पत्थर पर लिखा गया ऐसे बहुत सारे वस्तु पर बनी जिसको अध्ययन करने वाले पुरातत्वविद कहलाते थे। पुरातत्वविद जो था वो पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों या चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते थे। ये जो था पुरातत्वविद, ये पत्थर और ईंट से बनी इमारतें का चित्र जो था, मूर्तियाँ, उनके अध्ययन करते थे। वे औजारों, हथियारों, बर्तन, आभूषणों, उसके बाद आभूषण बनाए गए उन सभी का अध्ययन करते थे। जैसे यहाँ पे देखिए बाएं, एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। तो ये यहाँ जो है ये प्राचीन नगर से प्राप्त है, यहाँ पे दिया गया, जो कि बाएं तरफ जो है वो सारी चीज़ दिखाई गई है। तो इसे हम लोग देखते हैं कि इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। जैसे दाएं में दिया एक पूरा चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्के का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व होता। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसी भिन्न है। तो ये रहा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि दिया गया है, तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी की जाती थी। यानी खुदाई भी किया करते थे सिक्कों के छानबीन के लिए। इनमें कुछ वस्तु पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ वस्तु यानी धातु की बनी होती थी। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्द नष्ट न होने वाले थे। यानी जो बनाया जाता था पत्थर के, धातु के, ये सभी जो चीज़ थे यानी वस्तु थी वो जल्दी नष्ट नहीं होते थे, इसलिए जो है बनाया जाता था। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं। इनसे उन्होंने यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविद को बहुत बधुआ कपड़ों के अवशेष मिले हैं? यानी पुरातत्वविद जो था, जो कि पता लगाते थे, उन्हें बधुआ कपड़ों के अवशेष मिले होंगे, तो उसे भी देखते हैं। तो ये रही, देखिए, पांडुलिपियों, अभिलेख तथा पुरातत्व के ज्ञान जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोत की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत की पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद इन जासूसों की तरह है जो सभी स्रोत का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि अतीत एक या अनेक, तो ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है थोड़ा सा बचा उसके बाद हमारा टॉपिक जो है ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अतीत के बारे में क्या बात है जो हम लोग पढ़ना है। तो अतीत या यहाँ पे अतीत एक अनेक, तो ये जो है देखिए, क्या तुमने इन पुस्तक के शीर्षक जो कि हमारे अतीत पर ध्यान दिया? यह अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, यानी अतीत एक अनेक है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूह के लोग के लिए इस अतीत से अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारी का जीवन
शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि आज हम देखते हैं, यानी आज भी देखते हैं कि उस समय जो था देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाज का पालन करते थे। जैसे उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह प्राप्त करते हैं। इन्हें विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्वान थे। इनके अतिरिक्त एक अन्य तरह के भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाई के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रह, कृषिक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्य का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें इनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तिथियों का मतलब, यानी तिथियों का मतलब क्या होता है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उन दिन की तारीख या माह या वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह कोई और वर्ष बताओगी। ठीक है। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म यानी प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तारीख से की जाती है। अतः 2000 वर्ष पहले का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी उल्टी ईसा पूर्व होती थी, ईसा से पहले अब जो है के रूप में मानी जाती थी। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। जैसे इतिहास की तिथियां, तो ये हम लोग देखेंगे। जैसे अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, यानी BC मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है और ई पूर्व मतलब होता है ईसा पूर्व। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD या हिंदी में ईस्वी लिखी जाती है, तो AD या फिर हिंदी में ईस्वी लिखी जाती हो। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्द से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। किसका? ईस्वी का। तो कभी कभी AD की जगह C यानी CI तथा BC की जगह BCI का प्रयोग होता है। CI यानी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCI का प्रयोग बिफोर क्राइस्ट एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व में अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है। कभी कभी अंग्रेजी में BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी क्या होता है? ईसा पूर्व, वर्तमान से पहले। पृष्ठ 3 पर 2 पालियां हैं, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे? तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए पृष्ठ 3 पर 2 तिथियां है, 2 तिथियां, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर का समूह का प्रयोग करोगे? तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे हम पहले पढ़ा, जैसे यहाँ पे दिया गया, जैसे कि हमने पढ़ा कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाते हैं। इनमें से कई अभिलेख
कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए हैं। सभी अभिलेख में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग है, यानी प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों के प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा है? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे इस प्रकार की अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका जो कि देश मिस्र में मिली है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। तो चलिए पृष्ठ 3 देखते हैं। तो ये रही पृष्ठ 3 और पृष्ठ 3 में हमें क्या पता लगाना है? यहाँ पे देखिए पृष्ठ 3 पर 2 पालियाँ है, उनका पता लगाओ। इनके लिए तुम किस अक्षर समूह का प्रयोग करोगे? तो यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं वर्तमान से पहले किस अक्षर का प्रयोग करेंगे। तो ये रही, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो विशेष अन्यत्र। तो अन्यत्र हम लोग आगे देखेंगे जब विश्व का स्टार्ट करेंगे, विश्व की इतिहास, तो उसमें अन्यत्र हम लोग देख लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कि अब क्या है। तो अब जो है वो तो समाप्त है। यहाँ पे उपयोगी शब्द दिया गया है, जो कि उपयोग में लाया गया शब्द है वो दिया गया है, जो कि यात्रा, यात्रा, पांडुलिपियाँ, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ जो निकलता है वह इसमें दिया गया है। अब जो है कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, तो इधर तिथि जो है दिया गया है वो देख लेते हैं। जैसे कृषि का आरंभ तो 8000 वर्ष पूर्व, यानी कृषि का आरंभ कितना हो तो 8000 वर्ष पूर्व हुआ। उसके बाद सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर, तो सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर जो था वह 4700 वर्ष पूर्व में हुआ। कब हुआ? सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व में। अब गंगा घाटी के नगर, तो गंगा घाटी के नगर मगध, बड़ा राज्य, तो बड़ा राज्य जो है वह पूर्व 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा घाटी के नगर मगध, बड़ा राज्य जो था मगध, वह 2500 वर्ष पूर्व हुआ। अब यहाँ पे दिया वर्तमान, तो वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो ये वर्तमान में दिया गया कि 2000 वर्ष पूर्व वर्तमान चालू हुआ है। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो नर्मदा घाटी, तो नर्मदा घाटी जो है अखेट तथा संग्रह, नर्मदा घाटी क्या है? अखेट तथा संग्रह। गारो मगध, तो मगध जो हो जाएगा वह आरंभिक कृषि, मगध जो हो जाएगा वह लगभग 2500 वर्ष पूर्व का नगर। मगध क्या हो जाएगा? 2500 वर्ष पूर्व के नगर। गारो पहाड़ी, तो गारो पहाड़ी आरंभिक कृषि हो जाएगा। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, तो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ जो हो जाएगा वह प्रथम नगर। गंगा घाटी जो हो जाएगा पहला बड़ा राज्य, तो गंगा जो हो जाएगा पहला बड़ा राज्य। और गारो पहाड़ी, तो यहाँ पे सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, सिंधु तथा इसके सहायक नदियाँ जो है वो प्रथम नगर हो जाएगा। तो ये रहा। उसके बाद देखते हैं, तो हम लोग ये इसलिए मिला पाए ताकि हम लोग किताब पढ़ लिए थे, इसलिए जो है मिला पाए। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और हम लोग नेक्स्ट पार्ट अगले टॉपिक में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।